मॉर्निंग 12th क्लास। इकोलॉजी की नया चैप्टर पर स्टार्ट करते हैं, इकोसिस्टम। एनसीईआरटी में क्या क्या कहा गया इकोसिस्टम को? यूनिट ऑफ नेचर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह के ऑप्शंस आ जाते हैं कि इकोसिस्टम इज, फिर उसके अंदर आपको ऑप्शन दे देंगे। तो आपको याद रखना है नेचर की यूनिट है। क्या होता है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम नेचर में आपको पता है, अगर हम नेचर की बात करें, अगर तुम सराउंडिंग में नेचर की बात करते हो, वेदर और नेचर में डिफरेंस है, ठीक है ना। तुम ये बाहर जाके कहोगे कि वेदर अच्छा हो रहा है, ठीक है। नेचर होता है वहाँ का, जैसे बायोटिक और एबायोटिक टू कंपोनेंट होते हैं नेचर के अंदर। नेचर के अंदर क्या होता है? कुछ बायोटिक, मतलब वहाँ पे रहने वाले लिविंग, और एबायोटिक मतलब हम वाटर, लैंड, है ना। उसके बाद कोई भी सब सैलो एरिया है, एयर है, सॉइल है, टेम्परेचर है, सनलाइट है, लाइट, ठीक है। ये सब एबायोटिक फैक्टर। और बायोटिक के अंदर जैसे कोई प्रोड्यूसर्स हैं, यानी प्लांट है, ठीक है। उसके बाद कंज्यूमर्स हैं, जो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं प्लांट की, ठीक है। हर्बीवोर, उसके बाद हर्बीवोर की एनर्जी को कंज्यूम करने वाले कॉर्निवोर, कॉर्निवोर की एनर्जी को करने वाले उससे लार्ज कॉर्निवोर। तो ये कंज्यूमर्स हो गए। और डीकम्पोजर, ये नेचर के अंदर होता है। और यूनिट ऑफ नेचर क्या है इकोसिस्टम के अंदर? अगर हम ग्लोबल देखें तो पूरी अर्थ जो है, हमारा नेचर तो अर्थ ही है, इससे ज़्यादा हम गैलेक्सी की बात नहीं करेंगे। तो अर्थ है, ये ग्लोबल इकोसिस्टम हो गया, मतलब पूरा यूनिट हो गया। इतनी बड़ी अर्थ का स्टडी करना आसान नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाएगा एक्वेटिक और एक हो जाएगा टेरेस्ट्रियल। इनके आगे फर्दर डिवाइडेशन भी होता है, जैसे फ्रेश वाटर के अंदर हो गया, रिवर हो गई, है ना, पॉन्ड का इकोसिस्टम हो गया। तो वो अलग बात है, मेजरली टू। तो ये हमने डिवाइड कैसे किया? हैबिटेट के बेसिस पे हमने इसको डिवाइड कर लिया। अगर हम साइज के बेसिक पे करें तो लार्ज है, स्मॉल इकोसिस्टम, जैसे कोई एक्वेरियम है तो वो स्मॉल इकोसिस्टम है, कोई लार्ज इकोसिस्टम हो गया। तो ये इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो जो नेचर की कंपोनेंट है वही इकोसिस्टम की कंपोनेंट है, ठीक है। तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम, ये तो डेफिनेशन हुई एनसीईआरटी की। तो अगर हम देखें अपनी बेसिक लैंग्वेज में, अगर डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या होता है, कोई भी जैसे कोई पॉन्ड है तो पॉन्ड का खुद का इकोसिस्टम होगा एक्वेटिक। कोई क्रॉप, तुमने कोई फार्म देखा है, कोई क्रॉप फील्ड देखा है, तो वो भी इकोसिस्टम हो गया, जहाँ पे सॉइल है, टेम्परेचर है, जो क्रॉप ग्रो हो रही है वो है, ठीक है। कुछ अगर वीड्स वहाँ पे आ रही है तो वो है। और उस क्रॉप पर सर्वाइव करने वाले एनिमल्स हैं, जैसे रैट हो गया, फिर वहाँ पे स्नेक भी आते हैं, खेतों में होते हैं ना सांप, तो स्नेक भी है। उस स्नेक पे और कंज्यूमर्स आ गए, तो ये फूड चेन जो तुमने पढ़ रखी है। तो इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी फूड चेन्स होती है, कभी भी एक सिंगल फूड चेन नहीं होती है, क्योंकि ओमनिवोर जो होते हैं या मोर देन वो होते हैं जिन प्रेडेटर्स, जो एक से ज़्यादा जिनके चॉइसेस होते हैं वो वेब बना देते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ फंक्शनली एंड फिजिकली, फिजिकल हो ना एबायोटिक फैक्टर, तो फिजिकल और फंक्शनल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, वो इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। फिजिकल और बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का फिजिकल और फंक्शनल इंटरेक्शन जो होता है वो इकोसिस्टम होता है, ठीक है। इकोसिस्टम इज यूनिट ऑफ नेचर। अब एक सिंपल फूड चेन की बात करते हैं।
जो फूड चेन चैप्टर 10 में पढ़ रखी थी कोई भी, जैसे यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, क्रॉप फील्ड की बात कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई क्रॉप है, क्रॉप पे सर्वाइव करने वाला माउस है, रैट है, रैट को स्नेक और स्नेक को पिकॉक और ईगल, कोई भी खा रहे, ठीक है। अब जरूरी नहीं, ये एक चेन है, फूड चेन है ये, ठीक है। कभी भी नेचर के अंदर ओनली फूड चेन नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे, जैसे यहाँ पर क्रॉप को खाली रेड क्यों खाएगा, इंसेक्ट भी खा सकता है, क्रॉप को बर्ड्स भी खा सकते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को बर्ड खा सकती है, ठीक है। स्नेक जो होता है वो बर्ड को खा सकता है, पिकॉक जो होता है वो बर्ड को खा सकता है, ईगल जो होता है वो बर्ड्स को खा सकता है ना। और बर्ड जो होती है वो इंसेक्ट को खा सकती है। तो इस तरह से फूड वेब बन जाता है। तो इकोसिस्टम में बहुत सारे फूड वेब होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। फूड चेन कभी भी नेचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती है एक अकेली सिंगल फूड चेन, हमेशा फूड वेब होते हैं। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स हमने देख लिए, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। टाइप देख लिए हमने कि हैबिटेट के बेसिस पे हम उसको एक्वेटिक और नेचुरल, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, इसमें दो में डिवाइड करेंगे। अब इकोसिस्टम के अंदर और क्या होता है, इकोसिस्टम के अंदर एक इनपुट होगा, ठीक है, फिर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसके बाद आउटपुट होता है। इस बात को समझते हैं कि इनपुट किसका होगा, सोलर एनर्जी का, सोलर एनर्जी का इनपुट होगा और सोलर एनर्जी से क्या बनेगा, फूड बनेगा। कौन बनेगा, प्रोड्यूसर्स। तो ये इनपुट हो गया, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है वो फूड जो है उसको बनाया, तो ये प्रोड्यूसर से फूड जाएगा हर्बीवोर के पास। एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी, हर्बीवोर के पास। हर्बी से ये कंज्यूमर्स हो गए, ठीक है, कॉर्नी, और कॉर्नीवोर से लार्ज कॉर्नीवोर, ठीक है। ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ये सब मिलके कंज्यूमर्स बना रहे हैं, कंज्यूमर्स है सबके सब, ठीक है, ये कंज्यूमर्स हो गए। अब ये सबके सब, जैसे प्रोड्यूसर्स है तो वो डेड, कोई भी डेड एनिमल है, डेड पार्ट है इनका कोई एनिमल का, ठीक है, और प्रोड्यूसर्स के डेड पार्ट है, जैसे लीफ हो गई, बार्क हो गया, ये सब मिलके डीकम्पोजिशन करते हैं। इन सब का क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। और वापस से क्या होगा, ये आउटपुट, ये आउटपुट हो गया। समझ में आई बात। ये हमारा एनसीईआरटी बता रखा है कि इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर्स इनपुट होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, आउटपुट होता है। ये जो साइकिल है ये चलता रहता है, ठीक है। ये इकोसिस्टम के अंदर डेफिनेशन है, मैं तुम्हें बुक के अंदर से बताती हूँ। तुम जब बैठो इकोसिस्टम, क्योंकि ये बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो थ्योरी तुम्हें साथ साथ बार बार 3-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। जब कोई चैप्टर जैसे डीएनए और है तो वो समझने के चैप्टर होते हैं, तो समझ में आते हैं। ऐसे जो चैप्टर होते हैं वो लैंग्वेज बेसिक, लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं, तो आपको कई बार इसको रीड करना पड़ेगा। चैप्टर जितना समझने में ईजी होते हैं, लिखने में इनकी डेफिनेशन उतनी ही पेक्यूलियर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला पैराग्राफ जो है वो हमने देख लिया कि फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं, सराउंडिंग्स, इकोसिस्टम जो है, ठीक है, लिविंग। तो ये बात तो हमारी होगी। एक और बात अपने दे रखी है कि कुछ इकोसिस्टम होते हैं वो नेचुरल होते हैं, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ओशियन हो गया, सी इकोसिस्टम हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, कोई ग्रासलैंड हो गया, ये सब नेचुरल है। और कुछ इकोसिस्टम होते हैं जो मैन मेड होते हैं, जैसे किसी ने खेती करी है तो क्रॉप फील्ड जो गया वो मैन मेड हो गया, ठीक है, या एक्वेरियम जो है वो हो गया। तो तुम्हें क्या है, अगर इकोसिस्टम में क्वेश्चंस आते हैं, टाइप ऑफ इकोसिस्टम है ना, क्लासिफिकेशन, अगर इकोसिस्टम पे 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इकोसिस्टम की जो
डेफिनेशन है वो नेचर ऑफ यूनिट है, सॉरी यूनिट ऑफ नेचर है। और उसके अंदर तुम्हें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर तुम्हें लिखना है कि जो लिविंग बींग्स है वो सराउंडिंग में उनके एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जिससे वो सराउंडेड रहते हैं। कुछ लिविंग बींग्स कोई भी, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, इंट्रैक्शंस पढ़ चुके हो, तुम पता है कि लिविंग जो होता है वो सर्वाइव करने के लिए हमेशा डिपेंडेंसी पर रहते हैं ना। पूरा टॉपिक हम पॉपुलेशन इंट्रैक्शंस में पढ़ चुके हैं। तो लिविंग बींग के सराउंडिंग में उसी चैप्टर के अंदर अपने और था जो अब कट हो गया एनसीईआरटी का, जिसके अंदर एबायोटिक फैक्टर का किसी भी लिविंग पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है, जैसे एक तुम देखो डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर है और एक किसी कोई पहाड़ी है वहाँ पे टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में डिफरेंसेस है। तो वहाँ का टेम्परेचर के बेस पर लिविंग बींग अपने आप को जो है वो एडेप्ट करेगा। जैसे ऊँट है तो ऊँट अपना एडिप्टेशन डेजर्ट के हिसाब से करेगा। मिट्टियाँ उड़ रही है, छोटी आँखें चाहिए उसको, बड़ी बड़ी आँखें तो आ जाएगी सारी की सारी मिट्टी पैरों में। पैर अगर धस जाएंगे मिट्टी में तो चलना मुश्किल हो जाएगा। रेत के टीले होते हैं ना डेजर्ट के अंदर, तो गद्देदार पैर होते हैं। तो कोई भी इकोसिस्टम, जहाँ पर कोई भी इकोसिस्टम जो होता है, ठीक है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो भी वहाँ का लिविंग है वो अपने आप को एडप्टेशन करता है। स्नो बियर है, बर्फ में रहने के लिए, तो उसका एडप्टेशन वैसे होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक था अपने टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, वाटर का क्या इफेक्ट होता है किसी पे लिविंग पे, वो पूरा वो टॉपिक हटा दिया एनसीईआरटी ने। लेकिन हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए कि इकोसिस्टम एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल है। टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से हैं, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ग्रास लैंड हो गया। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी सराउंडिंग से कनेक्टेड रहता है, इंट्रैक्शंस करता है। ठीक है, लिविंग और लिविंग का इंट्रैक्शन तुम पढ़ चुके हो। सराउंडिंग से इंट्रैक्शन कैसे करेगा, अपने आप को अपनी सराउंडिंग के उसके एडप्टेशन करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग एडप्टेशन करना पड़ेगा, है ना। तो इकोसिस्टम में एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर का ये इम्पोर्टेंस है कि जो भी एबायोटिक फैक्टर है, चाहे वो वाटर की डेफिशिएंसी हो, चाहे वाटर बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे डेजर्ट है तो डेजर्ट में पानी कम है तो उसके हिसाब से एडप्टेशन चाहिए, वो इकोसिस्टम होता है। वो जो फिजिकल इंट्रैक्शंस मैं बता रही हूँ, बायोटिक इंट्रैक्शन तुम्हें पता है फिजिकली कैसे, क्या एबायोटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं किसी भी इकोसिस्टम को। एबायोटिक फैक्टर ऐसे करते हैं कि जैसे कोई भी एबायोटिक फैक्टर है, ठीक, जैसे अपन टेम्परेचर ले लेते हैं, तो टेम्परेचर एबायोटिक फैक्टर है। और ये जो लिविंग है, अगर ये टेम्परेचर डाउन पे काम कर रहा है, कम टेम्परेचर है, तो उसको उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी रखेगी। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, डेजर्ट आ गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो इस लिविंग को उसके हिसाब से एडॉप्ट होना पड़ेगा। तो ये इकोसिस्टम का जो इंट्रैक्शंस दे रखे हैं हमें कि ये इस तरह से ये फंक्शन करता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपने इकोसिस्टम समझ में आ गया। डेफिनेशन एक बार मैं रीड कर रही हूँ। Ecosystem can be visualized as a functional unit of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। ठीक है, दोनों बातें मैंने समझा दी है। एक तो अपने आसपास के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके साथ इंटरेक्शन करना है उसको, और साथ के साथ ये फिजिकल जो एबायोटिक जो फैक्टर है, फिजिकल सराउंडिंग मतलब एबायोटिक फैक्टर, उनके साथ भी इंटरेक्शन करना है, वो इकोसिस्टम है। क्लियर? डेफिनेशन एज इट इज तुम्हें याद करनी है। और उसके बाद टाइप ऑफ इकोसिस्टम देखेंगे तो साइज के बेसिस पे मिनी, फिर थोड़ा लार्ज, फिर एक्स्ट्रा लार्ज, इस तरह से तुम एग्जांपल दे सकते हो। जैसे कि तुम स्मॉल दे रहे हो तो पॉन्ड दे सकते हो, लार्ज दे रहे हो तो सी दे सकते हो, तो इस तरह से तुम दे सकते हो। ये होगा साइज के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। उसके बाद हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, टेरेस्ट्रियल हो गया और एक्वेटिक हो गया, ठीक है, टू मेजर हो गए। उसके बाद नेचुरल और मैनमेड, इन दोनों पे अगर क्लासिफिकेशन करोगे, क्योंकि तुम्हें तो डिस्क्रिप्टिव लिखना आ सकता है क्वेश्चन, तो उसमें तुम नेचर में जो प्रेजेंट है वो, और मैनमेड में तुम्हारे तो एग्जाम्पल देंगे क्रॉफिट और एक्वेरियम, तो ये दोनों तुम्हें लिखना है। लेबोरेटरी की कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अब we first look at the structure of the ecosystem in order to appreciate the input यानी productivity, फिर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चेन, फूड वेब और वो, और उसके बाद आउटपुट, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि
फूड वेब और इनका फूड वेब मैंने तुम्हें बता दिया। और जो साइकिल थे तुम्हारे, तुमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये साइकिल पढ़े होंगे शायद 10th में, अपने सिलेबस में नहीं है तो वो अपन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक तो ये रखना है कि फिजिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वही बात बार बार पूछी जाएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे बनती है। तो फिजिकल स्ट्रक्चर तुम्हारी लाइन दे रखी है, उस लाइन को मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दे रखी है, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टराइज्ड फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो कैसे बनती है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से, ठीक है, जो आपस में इंटरेक्शन करती है और उससे कोई भी इकोसिस्टम है उसका कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाता है कि एक्वेटिक है और ये टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। तो ये लाइन जो है ये मैंने आपको बता दी है। अब एक और बात आती है अपनी, इस चैप्टर को तो रीड बार बार करना बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत थ्योरी है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ऐसे नहीं डबे मारनी आर्ट्स के बच्चों की तरह अपने आंसर नहीं लिखने होते हैं, ठीक है। तो अगर थ्योरी अगर दे रखी है तो उसको इसी हिसाब से आप लिखेंगे। अभी क्या आता है स्ट्रैटिफिकेशन, व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन। तो एक एग्जाम्पल दे देते हैं फॉरेस्ट का, ये फॉरेस्ट है, इसके अंदर कुछ ट्रीज हैं, कुछ ये झाड़ियाँ हैं, श्रब्स, और कुछ ये ग्रासेस हैं, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो स्ट्रैटिफिकेशन होता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ प्लांट का नहीं है, ठीक है। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग बींग्स और ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, कोई भी स्पीसीज है उनका, वो डिफरेंट लेवल, जैसे लेवल फर्स्ट पे ट्री आ गई, ये लेवल फर्स्ट हो गया, लेवल सेकंड पे श्रब्स आ गई, और लेवल थर्ड पे कौन आ गया, ग्रासेस आ गई। ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको ऊपर से नीचे भी लिख सकते हैं। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, उसको स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। क्लियर है? अब एक और लाइन दे, एक और चीज दे रखी है, इकोसिस्टम के एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। भाई ये कह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है कि यहाँ पर जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के अंदर ये कंपोनेंट्स हैं, एबायोटिक कंपोनेंट जो हैं इनके बीच में इंट्रैक्शंस हो रहा है ना। तो इस इंट्रैक्शन से क्या क्या एस्पेक्ट हो, क्या क्या रहा है, इंट्रैक्शन से क्या हो रहा है, बेसिकली फंक्शन कैसे कर रहा है इकोसिस्टम। तो फंक्शन कैसे कर रहा है, सबसे पहले तो आता है प्रोडक्टिविटी, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करेगा तो प्रोडक्टिविटी आ गई, ठीक है। उसके बाद दूसरा रहेगा अपने एनर्जी फ्लो। डीकम्पोजर दे रखा है तुम्हारा, तो डीकम्पोजर लिख देती हूँ, जो हमने आउटपुट पे देखा था कि डीकम्पोज हो गया। थर्ड आ जाएगा तुम्हारे न्यूट्रिएंट साइकिल जो चल रहे हैं वो आ जाएगा, एनर्जी फ्लो आ जाएगा, एनर्जी फ्लो लिख देती हूँ, जो बुक के अंदर रखा है। और फोर्थ अपने आ जाएगा न्यूट्रिएंट साइकिल, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट जो साइकिलिंग है वो कैसे चल रही है। ये इकोसिस्टम का फंक्शन होता है कि उसके अंदर कुछ प्रोड्यूस होगा, कुछ डिकम्पोज होगा, एनर्जी फ्लो होगा और न्यूट्रिएंट का साइकिल चलेगा। जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ थोड़ी देर पहले, मैंने तो बताया था कि इनपुट होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है और आउटपुट होता है। तो वही एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, तो कैसे कैसे इंटरेक्शन होता है, करते क्या है। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि ये पॉन्ड है, ठीक है। इस पॉन्ड के अंदर कई फाइटोप्लैंक्टन है जो तैरते रहते हैं, प्लैंक्टन है ना,
कुछ फाइटोप्लैंक्टन है, कुछ सबमर्ज्ड, मैं बताती हूँ, ये फ्लोटिंग है, ठीक है, ये फ्लोटिंग है। कुछ सबमर्ज्ड, कुछ पॉन्ड के अंदर आधे डूबे हुए हैं प्लांट, ठीक है। कुछ एल्गी है, प्लांट की साइड साइड में एल्गी है। ये सब क्या करते हैं, ये सब करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी को, ठीक है। पॉन्ड का इकोसिस्टम देख रहे हैं जिसके अंदर ये चारों चीजें कर रहे हैं कि ये जो एक पॉन्ड है इसके अंदर सबसे पहले प्रोडक्टिविटी आएगी कहाँ से, ऑटोट्रॉप्स करेंगे, है ना। तो कुछ फाइटोप्लैंक्टन, कुछ सबमर्ज, कुछ एल्गी, ये सब मिलके ऑटोट्रॉप्स है और ये क्या करेंगे, फूड का प्रोड्यूस करेंगे। तो प्रोडक्टिविटी के अंदर क्या आ गया, ऑटोट्रॉप्स कर रहे हैं। मेन वही करते हैं, सेकेंडरी जब प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे तो देखेंगे सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी के लिए प्रोड्यूसर हमारे जो है वो कौन, ये प्रोड्यूसर्स है, जो भी फूड का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो ऑटोट्रॉप। तो ये ऑटोट्रॉप जो है ये सोलर एनर्जी से क्या करेंगे, फूड का प्रोड्यूस करेंगे। तो उस फूड की प्रोडक्शन में क्या क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ सीरियस कर देती हूँ। ये क्या कहते हैं, सनलाइट जो होती है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और H2, इससे हमारे फूड का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मिनरल्स इनको चाहिए होता है, ये हमारे फूड का सिंथेसिस किया ऑटोट्रॉप्स में, ठीक है। अब ऑटोट्रॉप्स को कौन खाएगा, यहाँ पे पॉन्ड है तो यहाँ पे कुछ जू प्लैंक्टन है तैर रहे हैं, तो ये कुछ जू प्लैंक्टन है, ठीक है। कुछ फिशेस हैं, कुछ और स्विमिंग करने वाले, कुछ स्विमिंग फिशेस आ गए, और कुछ बॉटम के अंदर रहने वाले कुछ एनिमल्स आ गए। ये सारे के सारे क्या है, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो जो होने वाला था फोर्थ नंबर पे जो लिखा था बुक के अंदर, एनर्जी फ्लो वो कंज्यूमर्स करेंगे। क्या कैसे होगी कि हर्बीवोर जो है ये प्रोड्यूसर है, इसने एनर्जी प्रोड्यूस की। एनर्जी मतलब फूड होता है, तुम खाना खाते हो तभी तो एनर्जी आती है ना, तो फूड है तुम्हारी एनर्जी, ठीक है। जो कहाँ से ली, सोलर सनलाइट से, ये प्रोड्यूसर ने लिया। उसके बाद फर्स्ट हर्बीवोर है, यहाँ से ये एनर्जी इनके पास है। हर्बीवोर से एनर्जी किसके पास जाएगी, कार्निवोर से, कार्निवोर से लार्ज कार्निवोर से, तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो गया। उसके बाद जैसे डेड पार्ट जो भी होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कोई सी भी हो, कोई भी स्पीसीज हो, उनका डेड पार्ट जो होते हैं उसको डीकम्पोजर जो होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं। कॉम्पोजिशन मतलब होता है कुछ नया बनाना, और डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, उसको कुछ बने हुए को तोड़ना। तो डीकम्पोजिशन बेसिकली क्या होता है कि ऑर्गेनिक मटीरियल जो होता है, मेटल लिक्विड, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको वापस से रॉ मैटर में ब्रेक डाउन करना। मतलब रॉ मटेरियल क्या था, रॉ मटेरियल था CO2 थी, ठीक है। रॉ मटेरियल के अंदर H2O आ रहा है और कुछ मिनरल्स आ रहे हैं जो इनऑर्गेनिक है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल को CO2, H2O और इनऑर्गेनिक में ब्रेक डाउन करना, मतलब वापस ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन बना देना, कैल्शियम को कैल्शियम बना देना, फॉस्फोरस को फॉस्फोरस बना देना। तुम्हारी हड्डियों में कैल्शियम और फॉस्फोरस है ना, कहाँ से आ रहा है, खाने से आ रहा है ना, और तो कोई सोर्स नहीं है तुम्हारे पास। तुम सनलाइट के पास जाके तो नहीं ले रहे या मिट्टी खा तो नहीं रहे, तो जो भी है वो इसी चेन से आए तुम्हारे पास, ठीक है। अगर तुम हर्बीवोर हो, ह्यूमन ओमनीवोर होता है, दोनों खाते हैं, बट बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हर्बीवोर के पास हड्डियाँ वड्डियाँ कैसे बनी है, इनऑर्गेनिक से, ठीक है। तो कैल्शियम को वापस से कैल्शियम बनाना, फॉस्फोरस को वापस से फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी इनऑर्गेनिक था, जिंक, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी है, तुम्हारी बॉडी के अंदर जो भी इनऑर्गेनिक है उसको वापस इनऑर्गेनिक में CO2 को वापस ब्रेक करना और H2O सबका सब डिकम्पोज कर देना, यानी जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल था उसको वापस रॉ मैटर में कन्वर्ट कर देना, ये डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन हो गया। उसके बाद आती है न्यूट्रिएंट की साइकिल, जिसमें तुमने पढ़ रखा है कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल चलती है, कुछ रेस्पिरेशन में काम आ जाती है ना, फिर कुछ फोटोसिंथेसिस में काम आती है,
फिर ये आपस में साइकिल होते रहते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल थी जो अपने सिलेबस में नहीं है, तो थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। नाइट्रोजन की साइकिल है, ठीक है, नाइट्रोजन को सीधे नहीं कर सकते, हालांकि एनवायरनमेंट के अंदर 73% नाइट्रोजन है, जो भी अपना एटमोसफेयर है उसके अंदर 73% नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रोजन को कोई भी सीधा इनकल्फ नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है तुम्हें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी, तुमने यूँ हाँ करा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन तुम्हारे मुंह के अंदर आ गई और उसके बाद वो तुम्हारी बॉडी के अंदर काम करिए, ऐसे नहीं होता है। इवन प्लांट भी उसको सीधा यूज नहीं कर सकते, उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इसके लिए माइक्रोब्स होते हैं, तो ये साइकिल से चलती रहती है, ठीक है। प्लांट यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, फिर वापस नेचर एटमोसफेयर में जाएगी, फिर वापस घूम के आएगी, तो ये साइकिलिंग होती है। न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग चलती रहती है, अदरवाइज अगर ये डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट तो खत्म हो जाएंगे अर्थ पे। तो ईच एंड एवरी स्टेप जो है इसका इकोसिस्टम का, वो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रोड्यूसर अपने इम्पोर्टेंस रखते हैं, कंज्यूमर्स एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं इसलिए है, डिकम्पोजिशन वापस से न्यूट्रिएंट साइकिल चलाएंगे, तो ये इकोसिस्टम का बेसिक है। अब हम पढ़ रहे थे पॉन्ड का, तो फाइटोप्लैंक्टन कोई भी एल्गी थी, कोई भी सबर्स प्लांट थे, वो सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स थे, उनको जू प्लैंक्टन ने खाया। उसके बाद इनका अंतिम संस्कार करने थोड़ी जा रहे हैं, जू प्लैंक्टन हो गए, बॉटम में कोई एनिमल है, वो कुछ भी कोई भी एनिमल है जो पॉन्ड के अंदर है, उनको ना तो दफनाया जा रहा है ना ही उनको जलाया जा रहा है, ठीक। तो उनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। कौन करेगा, बैक्टीरिया है, फंजी है, ये करेंगे, डिकम्पोजर है, ये डिकम्पोजर है। अब ये जो डिकम्पोजिशन करेंगे, ये मरे हुए हैं ना सबके सब, जिंदा को तो नहीं लग रहे हैं, तो ये सेप्रोफाइट्स होते हैं। तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से फाइट्स होते हैं, एक तो होता है हेट्रोफाइट्स, एक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, और एक होते हैं सेप्रोफाइट, ठीक है। ये 3 टाइप के फाइट्स हैं। तो वापस के अंदर क्या हुआ, पहले क्या होता है पॉन्ड के अंदर, हर्बीवोर जो थे उन्होंने फूड प्रोड्यूस किया सनलाइट से, ठीक है। जो भी प्लांट का जो एबायोटिक, यहाँ लिख देती हूँ एक चीज़ और, ये जो पॉन्ड है इसके अंदर बायोटिक तो तुम्हें पता चल गया, कुछ मैंने लिख रखा है यहाँ पर, कुछ फाइटोप्लैंक्टन है, कुछ सबर्स प्लांट है, कुछ एल्गी है, जू प्लैंक्टन है, फिशेज है, बॉटम के अंदर कुछ एनिमल है, डिकम्पोजर है, ये सब इसके बायोटिक हो गए, ठीक है। कुछ ए बायोटिक फैक्टर भी तो होंगे प्लांट के अंदर, क्योंकि इकोसिस्टम में तो दोनों स्टडी करते हैं। तो ए बायोटिक क्या होंगे, ए बायोटिक के अंदर प्लांट का टेम्परेचर, पानी का टेम्परेचर कितना है, सोलर एनर्जी कितनी आ रही है, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल है तो एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल रही, ठीक है। उसके बाद लाइट, डे नाइट, कुछ है जो डे में प्रोड्यूस करेंगे, कुछ है जो नाइट में प्रोड्यूस करते हैं, सनलाइट कम चाहिए फूड प्रोड्यूस करने, तो डे नाइट की जो लेंथ है इस पे, ये सारे के सारे जो है इसके ए बायोटिक फैक्टर है। समझ में आई बात। हम इकोसिस्टम का एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉन्ड को लिया है हमने, उसके अंदर ए बायोटिक फैक्टर कौन कौन से हैं, सॉइल भी है इसके अंदर, बॉटम के अंदर सॉइल है तो सॉइल भी है, सॉइल के अंदर तो न्यूट्रिएंट है सारे, ठीक है। तो ए बायोटिक फैक्टर के अंदर टेम्परेचर, सोलर एनर्जी, डे लाइट की लेंथ हो गई, ठीक है, और सॉइल हो गई, ये सारे ए बायोटिक फैक्टर हैं और ये बायोटिक फैक्टर हो गए। उसके बाद इनके अंदर क्या चलेगी, फूड चेन चलेगी, चेन कभी सिंगल नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं करती नेचर में, तो फूड वेब चलेंगे, फूड वेब के बाद डिकम्पोजिशन होता रहेगा। कभी कभी साइकिल हम डिकम्पोजिशन से स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कई ऐसे होते हैं जो फंजी को खाते हैं सीधा, है ना, तो डिकम्पोजर से स्टार्ट हो गए, लेकिन वैसे क्या होता है फूड चेन के अंदर हम इसको देखते ही नहीं हैं, ठीक है। ये एनर्जी प्रोड्यूस हो गया नेचर का, चारों जो पॉइंट थे कौन कौन से थे, प्रोड्यूसर का था। पहले हम इकोसिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे, बायोटिक ए बायोटिक पढ़िए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, फिर हमने पढ़ लिया इसके अंदर डिकम्पोजर क्या है, एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, और न्यूट्रिएंट साइकिल कैसे हो रही है। तो ये पॉन्ड का एग्जाम्पल है, तुम्हें भी इस पॉन्ड के एग्जाम्पल को बिल्कुल अच्छे से देख लेना है। इकोसिस्टम पे अगर एक 4 और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अगर तुम्हें आता है, डिफाइन इकोसिस्टम एंड गिवन एन एग्जाम्पल, तो पूरा एग्जाम्पल तुम दे सकते हो, ठीक है, टाइप बता सकते हो,
नेचर बता सकते हो इकोसिस्टम की। और इकोसिस्टम का एक एग्जांपल में पॉन्ड का जो तुम्हारे बुक के अंदर दे रखे हैं उसको 3-4 बार रीड करना, तुम्हें आ जाएगा अच्छे से। अच्छी यूनिट है। जिन बच्चों के हालात ये होते हैं कि उनको कुछ आ नहीं रहा होता है, जिनको DNA RNA मेंडल समझ में नहीं आता है, वो ऐसी कुछ इजी न्यूट्रिएंट को पिक कर लें तो उनके लिए थोड़ा पासिंग मार्क्स आना आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अभी एक और टॉपिक पढ़ेंगे अपन, प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सोलर एनर्जी से फूड का ऑर्गेनिक मैटर, फूड नहीं लिखा गया, ऑर्गेनिक मैटर करता है, इसको प्रोड्यूस करना प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, और ये काम किसका होगा? प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर जो होते हैं वो ये काम करेंगे। प्रोड्यूसर कौन है? ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ये प्रोडक्टिविटी है। क्लियर है? अब अभी भी मैंने कहा था कि मेनली तो हम वैसी बात करें जैसे मैंने एग्जाम्पल में बात की थी, तो हमने कंज्यूमर्स को प्रोड्यूसर में नहीं लिया था। ठीक है, और जब हम प्रोडक्टिविटी टॉपिक करेंगे तो हम 2 टाइप की प्रोडक्टिविटी देंगे। एक होगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो जो प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर से आएगी वो सेकेंडरी होगी, और जो ऑटोट्रॉप से आएगी वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी और एक होगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, पीपी होगी। अब देखो प्रोडक्टिविटी, जैसे अब मैंने एक यूनिट क्या होगी प्रोडक्टिविटी की, जैसे ये मेरा एक लैंड है, ये तुम्हारा लैंड है, बड़ी लैंड है। मैं कह रही हूँ कि मैंने जो क्रॉप उगाई है, बायोमास उसका, सिर्फ प्लांट की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसका बायोमास से बहुत सारे प्लांट है मेरे, और ये तुम्हारे प्लांट है। सपोज मैंने कहा इसका बायोमास है 50 और तुमने कहा कि मेरा है, और ट्रिपल दिख रहा है 250। ठीक है, अब तुम कहोगे कि मेरी प्रोडक्टिविटी, मैम आपकी प्रोडक्टिविटी से अच्छी है, मैंने बहुत अच्छे बीज यूज़ किए थे तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो 250 है, आपकी तो 85 है। तो प्रोडक्टिविटी ऐसे नहीं देखी जाएगी। प्रोडक्टिविटी में हमें एरिया देखना पड़ेगा बच्चों, कि हम एरिया भी देखेंगे। ठीक है, मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर एरिया देखेंगे कितना आ रहा है। अब ये प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, अब अगर प्रोडक्टिविटी की रेट देखनी है तो हमें यहाँ पर ईयर भी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यूनिट क्या बनेगी? ग्राम। ठीक है, ये ईयर, कितने ईयर में आएगी, ये अपनी प्रोडक्टिविटी की जो है वो यूनिट होगी। ठीक है, इतना -2 कर दिया मैंने, तो अब तुम्हें इस पर देखना पड़ेगा। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ कितना बायोमास है उससे अपन देंगे, अपने को उसका एरिया भी देखना पड़ेगा, पर मीटर स्क्वायर एरिया कितना है, उस एरिया के बेसिस पे अपने को देखेंगे कहाँ की प्रोडक्टिविटी अच्छी है, इस फॉर्म की है या इस फॉर्म की है। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, और इसके अंदर अगर अपन रेट देखनी है, प्रोडक्टिविटी की रेट के अंदर हमेशा टाइम का डिवाइडेशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ टाइम का डिवाइड कर लिया, ईयरली देखी जाती है, इतनी बड़ी बड़ी है तो मंथली नहीं, कोई फैक्ट्री तो है नहीं। ठीक है, तो ये एक बात है प्रोडक्टिविटी की। अब प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद ही। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी तो 2 टाइप की हो जाएगी, एक हो जाएगी ग्रॉस GPP और एक होगी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सपोज ये फैक्ट्री है मेरी, ठीक है, कुछ बुक्स की फैक्ट्री है, बुक्स बन रही है यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पे खर्चा किया था 55 लाख का, 5 लाख का मैंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, और मुझे 50 लाख जो है वो लास्ट में मिल गया साल में। 15 लाख मुझे जो है वो साल में लास्ट में मिल गया। अब क्या मेरी प्रोडक्टिविटी इतनी हुई, मतलब मुझे इतना फ़ायदा हुआ था? नहीं, मुझे इसमें क्या देखना पड़ेगा साथ के साथ में कि भाई ग्रॉस तो मेरी यही है, 50 लाख जो है वो मैं कहूँगी मुझे इतना फ़ायदा हुआ, ये ग्रॉस है।
लेकिन अगर मैं नेट देखूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी, इसमें से माइनस करूंगी कि भाई जो मैंने लगाया था वो माइनस करके उसके बाद मेरा प्रॉफिट देखूंगी, हाँ अब मैंने 10 लाख जो है कमाए हैं। समझ में आई बात? इसको तो अगर हम ग्रॉस प्रोडक्टिविटी देखते हैं तो हम उसके अंदर कोई भी चीज़, जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, इन्होंने जितना भी बायोमास प्रोड्यूस किया वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जितना भी बायोमास इन्होंने बनाया वो इनकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। लेकिन प्लांट तो कुछ और करते नहीं, रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, मूवमेंट कुछ नहीं कर रहे। इनका जो खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, रेस्पिरेशन में खर्चा हुआ, कुछ एनर्जी इन्होंने रेस्पिरेशन में यूज़ करी ना, तो रेस्पिरेशन की एनर्जी निकाल दो तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगी। ग्रॉस जो भी उन्होंने बनाया है वो ग्रॉस है, और उसके अंदर से रेस्पिरेशन निकाल दो तो वो क्या हो जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहेगी। जब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और नेट सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, तो कंज्यूमर्स जो प्रोडक्टिविटी बना रहे, कैसे बना रहे कंज्यूमर्स, ये बेचारा एक हिरण है, बनाओ क्या हिरण मैंने देते हैं ना, ये डियर है। ये डियर जो है इसके अंदर खुद का जो मीट है, मतलब खुद की जो बॉडी है, मसल्स हैं, उसकी वो उसी को तो खाएगा। कोई भी इस पर अटैक करेगा सेकेंडरी कंज्यूमर, वो क्या खाएगा, इसी को खाएगा। तो ये इसका जो बायोमास है वो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक, इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसका बायोमास। लेकिन नेट क्या होगा, इस डियर का जो बायोमास है, इस डियर का जो बायोमास है उसमें से इसका रेस्पिरेशन माइनस करो, ये रेस्पायर कर रहा था, ठीक है, इसने मूवमेंट बहुत किए हैं तो वो मूवमेंट भी माइनस हो गया, ठीक है। तो जब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात आती है तो उनके अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी में डिफरेंस होता है। प्लांट में भी तो लिखना पड़ेगा ग्रॉस और नेट क्या होती है, रेस्पिरेशन को माइनस करना है, बट यहाँ मेजर डिफरेंस नहीं आते हैं। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे क्योंकि एनिमल एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो डिफेंस के अंदर भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, सारे के सारे जो भी एनर्जी उसने की है वो इसके अंदर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इसकी कम कर देंगे। ये कंज्यूमर्स हो गए। तो इकोसिस्टम का बेसिक जो है हमने पढ़ लिया है और प्रोडक्टिविटी हमने पढ़ ली है। बाकी का अपन नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।